यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी रानी महाजादूगरनी के 8 भाग आपकी सेवा में प्रसारित कर दिए गए थे और 9वां भाग मैं आज आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने 8वें भाग में बताया था आपको कि किस तरीके से राजा चंद्रसेन समस्त देशों के राजाओं को निमंत्रण भेज देते हैं और सभी देशों के राजा अपनी अपनी सेना लेकर के दोनों पक्षों में आकर के मिल जाते हैं। अब दोनों पक्षों में विशाल सेनाएं हो गईं। अवंती के पास 10 अक्षौहिणी सेना थी और श्रावस्ती के पास 5 अक्षौहिणी सेना थी। दोनों के अलग अलग प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए। अवंती की सेना का सेनापति महाराजा विक्रम को, जो कि एक वीर सैन्य के शरीर में थे, उनको नियुक्त कर दिया गया और अब श्रावस्ती की सेनाओं का महासेनापति, प्रधान सेनापति स्वयं महाराजा चंद्रसेन ने अपने सेनापति विचित्रसेन को नियुक्त कर दिया गया और दोनों देशों की सेनाएं सुसज्जित होकर के युद्ध के मैदान में खड़ी हुई हैं। आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब आदेश मिलेगा। इधर महाराज चंद्रसेन श्रावस्ती नरेश अपने सेनापति को हिदायत दे रहे हैं कि सेनापति आक्रमण किया जाए और योजनाबद्ध आक्रमण किया जाए। श्रोताओं, जैसे ही सेनापति विचित्रसेन ने अपनी सेना को आदेश दिया युद्ध करने का, तो दोनों पक्षों की सेनाएं विशाल थी। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। उधर तांत्रिक नरवट अपने होम में व्यस्त है, होम पर होम किए जा रहा है और उसकी जो चित्रा नाम की मायावनी निकाली थी, माया रचने वाली एक स्त्री निकाली थी, वो स्त्री कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे ये पता ही नहीं चल पाया कि रानी जादूगरनी कहाँ कैद है। दोनों सेनाओं में युद्ध चल रहा है। दोपहर का युद्ध होने के बाद एकदम से दोनों देशों के, दोनों सेनाओं के प्रधान सेनापतियों ने निर्णय लिया कि देखिए, हम बेमतलब का रक्तपात कर रहे हैं, जबकि ये युद्ध अवंती और श्रावस्ती के मध्य है। हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए। परंतु कोई भी सेनापति हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी विचित्रसेन श्रावस्ती के सेनापति महाराज रतन सेन के पास पहुंचते हैं और कहने लगे, महाराज, मैंने देखा है कि हमारी सेना 5 अक्षौहिणी है, जबकि महाराजा सत्यदेव के पास की सेना 10 अक्षौहिणी है। हम हार जाएंगे और यदि हारे तो बहुत बड़ा रक्तपात हो चुका है और अब इस रक्तपात के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये बात सुनकर के सेनापति और राजा विचार विमर्श कर रहे हैं और तभी राजा कहता है कि आप इस युद्ध को बंद करा दें। तो राजा रतन सेन के आदेशानुसार सेनापति विचित्रसेन ने अपनी सेना को रोक दिया कि एक पहर के लिए यह युद्ध बंद किया जाता है। युद्ध बंद करा दिया गया। दोनों पक्षों के प्रधान सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाओं को रोक लिया। अब देखिए श्रोताओं, अब दोनों राजा रतन सेन और उसके सेनापति विचार कर रहे हैं। तीसरा तांत्रिक नरवट भी उनके साथ है कि देखिए महाराज, हमारी सेना अवंती की सेना के सामने ना तुच्छ है, कुछ भी नहीं है और हम बहुत जल्दी ही ये युद्ध हार जाएंगे। और यदि इस तरीके से युद्ध हारे तो आप जानते हैं महाराज, हारे हुए राजाओं की क्या दशा होती है। परंतु मैं आपको एक सुझाव देता हूं। हमें एक सैनिक जो कि शांति संदेश लेकर के जाएगा अवंती के महाराजा सत्यदेव के पास और उससे युद्ध बंद की घोषणा करेगा और साथ ही ये भी निर्णय करना है कि युद्ध में विजेता कौन है। इसके लिए हम दोनों नरेशों को, सत्यदेव को और महाराजा चंद्रसेन को मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे और जो नरेश विजयी हो जाएगा उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये बात विचित्रसेन ने राजा रतन सेन के पास रखी प्रस्ताव के रूप में। तो रतन सेन कहने लगा कि सत्यदेव को तो मैं बहुत जल्दी ही पराजित कर दूंगा, यदि ये स्थिति मान ली जाए तो।
तो विचित्रसेन कहने लगे, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक खत राजा सत्यदेव के पास भेजता हूं। तो देखिए श्रोताओं, सेनापति विचित्रसेन ने एक शांति संदेश लिखा और शांति संदेश में लिख दिया कि महाराज हम युद्ध करना नहीं चाहते, बेमतलब के दूसरे नरेशों की सेनाएं मर रही हैं, हम केवल रक्तपात कर रहे हैं, मानव मानव को मार रहा है, हमें यदि हार जीत का निर्णय करना है तो निर्णय तो दूसरे तरीकों से भी हो सकता है। और नीचे लिखते हैं कि हमारे महाराजा रतन सेन आपको मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं, यदि उस मल्ल युद्ध में आप विजयी हुए तो आपको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और यदि महाराजा रतन सेन विजयी होते हैं तो श्रावस्ती की अधीनता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए श्रोताओं, उस खत को लेकर के एक सफेद वेश में, क्योंकि शांति दूत सफेद वेश में ही होते हैं, एक सफेद वेश में दौड़ता हुआ सैनिक चला जा रहा है अवंती की तरफ। अवंती का शिविर है और उस शिविर में महाराजा सत्यदेव, उनके सेनापति वीरसेन और अन्य देशों के नरेश जो कि अवंती की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे विराजमान हैं। तभी उस दूत का महाराजा सत्यदेव की सेना में प्रवेश, सत्यदेव के सैनिकों ने उस दूत को वहीं रोक लिया और एक सैनिक महाराज के शिविर में प्रवेश करता है और महाराज से कहता है, महाराज श्रावस्ती नरेश रतन सेन ने एक दूत भेजा है। राजा कहते हैं उसे सम्मान सहित शिविर में ले आओ। तो देखिए श्रोताओं, उस दूत को सम्मान सहित महाराजा सत्यदेव के शिविर में पहुंचा दिया गया और उस दूत ने झुककर महाराज को प्रणाम किया और अपना जो खत उसके हाथ में था वो खत महाराज की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। महाराज ने वह खत वीरसेन की तरफ आगे बढ़ा दिया और वीरसेन उस खत को पढ़कर के कहने लगे कि देखिए महाराज, इसमें युद्ध बंदी का प्रस्ताव है। पढ़ के सुनाते हैं वीरसेन, जो कि राजा वीर विक्रमाजीत थे, उज्जैन नरेश थे, परंतु इसमें एक शर्त लगी हुई है कि हार जीत का फैसला होना आवश्यक है। इसके लिए दोनों राजा सत्यदेव और रतन सेन आपस में मल्ल युद्ध करेंगे और जो पराजित हो जाएगा उसको हार माननी होगी और उस देश की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। सत्यदेव मन में विचार करते हैं और डर रहे हैं कि कहीं मैं पराजित ना हो जाऊं, परंतु निर्णय करने के बाद क्षत्रिय थे, उस चुनौती को स्वीकार करना जरूरी था। इसलिए महाराज सत्यदेव ने भी हाँ कर दिया और उसमें लिखा हुआ था कि आज ही तीसरे पहर के बाद दोनों नरेशों में मल्ल युद्ध कराया जाएगा। तो उस पर महाराज अपनी मोहर लगा देते हैं, उस खत को स्वीकार कर लेते हैं और वो शांति दूत वापस श्रावस्ती नरेश, जहां विंध्याचल की तलहटी में तांत्रिक नरवट लगातार होम किए जा रहा था, वह आ जाता है और संपूर्ण स्थिति महाराज रतन सेन और उसके सेनापति विचित्रसेन को कह देते हैं कि महाराज आपकी शर्त महाराज सत्यदेव ने मान ली है, वो आपसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए श्रोताओं, राजा भी तैयार हो जाते हैं, झिलम, टोप, बख्तर और सभी हथियार लेकर के महाराज सत्यदेव युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और उधर राजा रतन सेन भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे पहर के बाद का समय है और दोनों पक्षों की सेनाएं बड़े अनुशासन में पंक्तिबद्ध, दोनों सेनाएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे मान लो कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा हो। दोनों देशों के नरेश सत्यदेव और रतन सेन युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब युद्ध करने का आदेश मिले। उनके दोनों देखिए प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए जाते हैं, तो राजा उस समय कुछ नहीं करता है। राजा की शक्तियां प्रधान सेनापति के हाथ में होती हैं। तो दोनों देशों के प्रधान सेनापतियों ने आदेश कर दिया कि युद्ध आरंभ हो। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, बार पर बार होने लगे और बड़े बड़े दाव बदल करके, बड़े बड़े पैंतरा बदल करके दोनों नरेश अपने अपने देश की जय के लिए युद्ध कर रहे थे। महाराजा सत्यदेव बड़े योद्धा थे, कम नहीं थे, परंतु रतन सेन बड़ा चालाक
और छलिया प्रकृति का नरेश था। वो महाराज को पराजित करने के लिए सभी हथकंडे काम में लेने लगा, परंतु महाराज सत्यदेव के सामने एक भी नहीं चली और महाराज सत्यदेव ने उसे कुछ ही क्षणों में पराजित कर दिया। अब तो राजा रतन सेन पराजित होने के बाद घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज मैं आपसे युद्ध हार गया। महाराज सत्यदेव अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसे बंदी बना लिया जाए और महाराज सत्यदेव उसे बंदी बना करके अपने राज भवन में ले जाते हैं और कह दिया जाता है कि इसे सम्मान सहित अतिथि भवन में रखा जाए, क्योंकि एक राजा है और बाकी का निर्णय कल राज्यसभा में किया जाएगा, कल दरबार में करेंगे। दूसरे दिन का समय हो चुका है, महाराज सत्यदेव का दरबार है और बंदी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है राजा रतन सेन को। राजा रतन सेन बंदी बने हुए हैं और उन्हें महाराज के दरबार में पेश किया गया। महाराज सत्यदेव सोच विचार करके फैसला करते हैं कि इसकी हथकड़ी खोल दी जाए। इसी समय उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं और इसे सम्मान सहित हमारे सिंहासन के बगल में दूसरा सिंहासन लगा करके बैठाया जाए। तो उनके सैनिकों ने, उनके सेवकों ने ऐसा ही किया। उसकी हथकड़ी खोल दी गई और उसे महाराज के बगल में बराबर की स्थिति में बैठा दिया गया। महाराज सत्यदेव कहने लगे कि हम एक राजा हैं, क्षत्रिय हैं और हम जानते हैं कि पराजित राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, परंतु महाराज रतन सेन, हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हम आपको बताना चाहते थे कि हम शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली रहेंगे, परंतु तुमने जिस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात किया है, जादू का सहारा लिया है, वो आपका कार्य निंदनीय है और हम आपको अभी मुक्त नहीं करेंगे। आपको हमारे यहाँ बंदी गृह में तो नहीं रहना होगा, परंतु हमारे महल में आपको नजर बंद करके रखा जाएगा। आप स्वतंत्र हैं परंतु नजर कैद रहेंगे। आपको समस्त राजसी सेवाएं जो कि एक राजा के लिए होती हैं प्रदान की जाएंगी। तो महाराज सत्यदेव के निर्णय से सभी सभासद बड़े प्रसन्न होते हैं और महाराज की जय जयकारों से संपूर्ण सभा मंडप गूंज उठता है। राजा सत्यदेव को बंदी बना लिया गया और राजा विचित्रसेन अपनी सेनाओं को लेकर के पीछे हट जाता है, तांत्रिक नरबट के पास आ जाता है। तांत्रिक नरबट लगातार होम किए जा रहा है, परंतु उसकी कोई पेश नहीं चल रही है। उसे अभी रानी महाजादूगरनी का कोई पता नहीं लगा है। श्रोताओं, अब इधर महाराज सत्यदेव महाराज विक्रम से कहने लगे कि महाराज, अब हमें इस नरेश को कितने समय तक बंदी बनाकर रखना पड़ेगा। तो राजा विक्रम कहने लगे, देखिए महाराज सत्यदेव, जब तक मैं मेरे पहले रूप को वापस प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस नरेश को आपको बंदी बना के रखना है, इसे मुक्त नहीं करना है। और मैं अभी मेरे मित्र चकवा को लेकर के इस तांत्रिक नरवट ने जो जादुई क्षेत्र रच के रखा हुआ है, उस जादुई क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। वहां भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आराधना करूंगा और उस दुष्ट रानी की आत्मा का खात्मा करूंगा, उसे नष्ट करूंगा और तब मुझे अपना वापस जो मूल स्वरूप है वो प्राप्त करना होगा। मेरी रानी हंसिया और मेरे दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और दृष्टांत को भी मूल रूप में लाना है और मेरे परम वीर जो मेरे साथ थे, विक्रम जिनका मुखिया था, उनको भी मुझे अपने मूल रूप में वापस लाना है। तो ये बात सुनकर के राजा सत्यदेव कहने लगे, ये तो करना ही करना है, ये तो परम आवश्यक काम है। तभी चकवा कहने लगा, देखिए महाराज, अभी जब तक ये तांत्रिक नरवट अपनी ये विद्या चला रहा है, तब तक हम इसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उस रानी की आत्मा का। कहने लगे, क्यों? क्योंकि महाराज, यदि हम अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उस जादुई क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न भी करेंगे, तो ये तांत्रिक नरवट इतना बड़ा जादूगर है कि हमें अपनी शक्ति के बल से खींच करके इस होम में जो ये यज्ञ कर रहा है, इसमें डाल करके भस्म कर देगा। सबसे पहला काम यह है कि इसका यज्ञ जो चल रहा है उसकी अग्नि बुझा दी जाए। परंतु वो जादुई अग्नि थी,
उसे बुझाना आसान नहीं था। इसलिए महाराज सत्यदेव कहने लगे कि वो अग्नि आसानी से नहीं बुझेगी। चकवा कहता है कि मेरे पास एक उपाय है अग्नि बुझाने का। आप ऐसा कीजिए, एक दूसरा तांत्रिक है, उस तांत्रिक को लाइए। उस तांत्रिक का काम है वो लोक कल्याण के कार्य करता है और आप उस तांत्रिक को बुलाइए। महाराज चंद्रा स्वामी तांत्रिक हैं, वो बड़े लोक कल्याण के कार्य करते हैं और वो कभी भी किसी का अहित नहीं करते। तो ये बात सुनकर के राजा सत्यदेव दूसरे दिन चंद्रा स्वामी को लेने के लिए स्वयं उसके आश्रम पर जाते हैं और चंद्रा स्वामी से निवेदन करते हैं उस दुष्ट तांत्रिक की समस्त तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए। तो चंद्रा स्वामी कहते हैं कि राजन, मैं वैसे इन स्थितियों से दूर रहना चाहता हूं, परंतु आप जनकल्याण के लिए यदि मुझे लेकर चल रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु मेरी भी कुछ शर्त हैं, उन शर्तों के अधीन मैं काम करूंगा। तो देखिए श्रोताओं, चंद्रा स्वामी महाराज सत्यदेव और वीरसेन के साथ अवंती आ जाते हैं। अब देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कि कल के वीडियो में क्या होने वाला है, किस तरीके से तांत्रिक चंद्रा स्वामी तांत्रिक नरवट को कैद करेंगे या तांत्रिक नरवट चंद्रा स्वामी पर भारी पड़ेंगे, ये देखना है हमें कल के वीडियो में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। परंतु श्रोताओं, एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ और यदि कभी ना भी डाल पाऊँ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।